सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, काइनेटिक थियरी का लेक्चर नंबर 9 आप लोगों के लिए आज है। लेक्चर नंबर 9 में क्या डिस्कशन है तो देख भाई, पिछला जो लेक्चर था ना 6, 7, 8 उसमें बहुत कुछ हमने सीखा था, तो उसका एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे, उसका फिर से एक बार ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर लेक्चर नंबर 9 में अपन एंट्री लेते हैं आज के। लेकिन लेक्चर में डिस्कशन है CP/CV। ये लेक्चर में यही क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, CP/CV फॉर मोनो एटमिक, फॉर डाई एटमिक, फॉर पॉली एटमिक, है ना, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अपन पिछले लेक्चर का थोड़ा सा फंडा लेके आते हैं, तो क्या ये लेक्चर ज़्यादा नया नहीं लगे हमको। हाँ, तो पिछले लेक्चर में क्या था फंडा, देखो बहुत बेसिक चीज़ें बताऊं। जैसे हमने ये सीखा हुआ है मोल नंबर, मोल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। मोल को हम ऐसे भी ले सकते हैं, टोटल मास अपॉन मोलर मास, है कि नहीं। ये सब तो टर्म्स तो पता है ना। ये क्या होता है 6.023 × 10⁻23 इतना मॉलिक्यूल्स होता है, उसको बोलते हैं एवोगेड्रो नंबर, राइट। ये क्या है, ये मोलर मास, मतलब इतना मॉलिक्यूल्स इकट्ठा कर दो और उसका जो मास बनता है दैट इज मोलर मास, 1 मोल होता है वो, है ना। ठीक है, चलो म्यू का ये सीखा। फिर और हमने ये सीखा था R = KB × Na, ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था, तो इनको कवर भी करते जाते हैं ना, अपने काम आएंगे। हाँ, ये आज के लेक्चर में इन सारे टर्म्स की ज़रूरत होगी हमको, इसलिए पहले से ही करवा रहा हूँ ताकि मज़ा बना रहे कि हाँ सर ये तो हमको आता है ना। चल, और हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, ये वाला टोटल एनर्जी = F/2 μRT। हम ऐसे ही याद रखेंगे। हम फिर चाहे तो इस R को चेंज कर सकते हैं KB × Na से, तो म्यू को भी N/Na से रिप्लेस कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन अभी इसको ऐसे ही याद रखना है, F/2 μRT। यस, ये टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है फॉर गैस। हाँ ठीक है। फिर और क्या पढ़ा था साहब, अरे बहुत कुछ पढ़ा था। डिग्री ऑफ फ्रीडम, यस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी तो पढ़ा था, यही तो खास था। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कितना टाइप का सिखाया गया था बताता हूँ, घबराना नहीं। सबसे पहले देख, जैसे मोनो एटमिक गैस है, मोनो एटमिक मतलब समझते हो ना, कि जिसका एक एटम होता है, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर एक ही एटम होता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये सब मोनो एटमिक है। ओके, तो मोनो एटमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था 3। कैसे 3 था, ओ भाई लेक्चर नहीं देगा पिछला, बताता हूँ रुक। मोनो एटमिक मॉलिक्यूल है ना, 3 टाइप का मोशन करने के लिए इंडिपेंडेंट है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 3 टाइप्स का मोशन करने को उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे x एक्सिस पे करेगा यूँ, या y एक्सिस पे कर सकता है, या यूँ z एक्सिस पे कर सकता है, तो ये 3 डायमेंशनल मोशन कर सकता है वो। तो जितने टाइप का मोशन करने को वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसको उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, पता है ना। ठीक है, चलो अब डाई एटमिक के लिए, डाई एटमिक मॉलिक्यूल है तो उसका क्या, तो भाई उसमें फिर वापस 2 वेरिएंट है। डाई एटमिक कैसा है, डाई एटमिक रिजिड है या लूज है। लूज मतलब ढीला, रिजिड मतलब समझते हो ना, रिजिड बॉडी। हाँ, तो डाई एटमिक में भी 2 कैटेगरी है, इफ इट इज रिजाइड और नॉट रिजाइड। 2 टाइप का कैटेगरी हम बात कर सकते हैं। इफ इट इज रिजाइड तो वो 3 टाइप का लीनियर मोशन करेगा मोनो एटमिक जैसा, और 2 टाइप का रोटेशनल भी करेगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा उसके लिए 5। वो फिर ये रिजाइड है ना तो रोटेशन कर पाएगा, लेकिन वाइब्रेशन नहीं करने देगा। रिजाइड है ना तो वाइब्रेशन अलाउड नहीं करेगा, तो वाइब्रेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनता है। ठीक है, अब रिजिड नहीं है तो 3 टाइप का लीनियर, 2 टाइप का रोटेशनल और 2 टाइप का वाइब्रेशन, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है 7। ये सारा डिटेल स्टडी पिछले लेक्चर नंबर 08 में था भैया। हाँ ठीक है, चलो ये तो अपने पिछले लेक्चर का एक निचोड़ ले लिया अपने पास कि काम आएगा शाबाश कहीं ना कहीं। अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं,
CP अपॉन CV। लेकिन पहले CP CV है क्या रे? हालांकि आपने थर्मोडायनेमिक्स में इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है, मानता हूँ मैं, लेकिन मेरा ड्यूटी है और मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब आपकी भाषा में बोलते हैं ना कीड़ा है समझाने का, तो मैं समझाऊंगा व्हाट इज CP एंड CV। C को पकड़, P और V तो कुछ उस पर प्रेशर और वॉल्यूम दिखाते हैं, वो बाद में देखते हैं। पहले C, व्हाट इज C? C होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल। भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है सर? अरे सिखाता हूँ, देख। फॉर एग्जाम्पल मान ले तो 2 आयरन का ब्लॉक लिया, एक ये रहा, मान ले ये 10 kg का है, और एक छोटा ले ले 2 kg का, ठीक है। दोनों को हीट दे, गरम कर, हीट दिया, इसको भी हीट दे। समझना, एकदम देसी तरीके से समझाऊंगा। दोनों को इक्वल हीट दो, लेकिन इन दोनों में से पहले गरम कौन सा होगा? ये ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि मास कम है ना। हीट तुरंत इसके सब जगह फैल जाएगा और तुरंत गर्म हो जाएगा। ये जल्दी गर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि मास ज़्यादा है, फैलने में टाइम लगेगा। तो इसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो गया ना, ये ज़्यादा हीट लेगा तब जाके गर्म होगा। यस, इसको बोलते हैं इसका हीट कैपेसिटी। समझे आप लोग व्हाट इज हीट कैपेसिटी? एकदम देसी भाषा मेरे सोम सर का फिजिक्स ऐसा ही होता है भाई। हीट कैपेसिटी का बिल्कुल देसी मतलब ये है कि कौन ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और आराम से गर्म होगा, ये तो इसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपन इधर ही देख लेते हैं। भाई कैमरा मैन कवर हो रहा है, ये थोड़ा सा कैमरा इधर कवर करो यार। हाँ हो रहा है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? रुक भैया बताता हूँ। स्पेसिफिक, अभी मेरा लेक्चर 9 तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इधर सिर्फ कंसेप्ट आपको एक बार क्लियर कर रहा हूँ, तब जाके लेक्चर 9 में मज़ा आएगा। हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? जैसे ये आयरन का 10 kg और 2 kg का मास लिया, ये पूरा मास पे डिपेंडेंट था मैटर, जिसका मास ज़्यादा वो ज़्यादा कैपेसिटी रखता है। ओके, स्पेसिफिक हीट में क्या है? दोनों का 1 kg का सैंपल लो, इसका भी 1 kg, इसका भी 1 kg, और गर्म करो। हाँ, तो जितना अब हीट इनको गर्म होने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय C, डिनोटेड बाय C। अभी C में भी 2 वेरिएशन है भाई साहब, कि ये एक्सपेरिमेंट आपने कांस्टेंट प्रेशर पे किया है तो इसको CP बोलेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है तो इसको CV बोलेंगे। हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं इसको, है ना। बोलो एकदम क्लियर है फंडा, धांसू एकदम। तो अब झंडे गाड़ूं, लेकिन एक और है, इन दोनों का एक धांसू रिलेशन है जो अक्सर हमको मिस हो जाता है। CP माइनस CV इज R। ये बहुत काम का, थर्मो में पढ़ा है ना आपने सब कुछ। मेरा तो काइनेटिक थियरी चैप्टर है यार, लेकिन थर्मो मेरे को भी आता है भैया, तो अपने नॉलेज का प्रदर्शन कर दिया कि देखो मेरे को थर्मो आता है। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये R क्या होगा? राधे 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 राधे, ऐसा नहीं रे, ये R होगा गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल केल्विन, पता है ना। ठीक है, बस तो ये हो गया अपना पूरा। बाउंड्री कर देते हैं इधर यूं, ये सारा फंडा अपने सामने प्रेजेंट रहेगा और हम अपना नया नया थियरी क्रैक करेंगे आज। इसके साथ में ही लगेगा थियरी। हाँ, ये गायब हो गया तो थियरी में मज़ा नहीं आएगा। चलो अब यहाँ से लेक्चर 9 अपना स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बन रहा था अपना? रुको, नोट्स है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 19 बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 19, CP by CV फॉर मोनो एटॉमिक गैस। अब देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये मोनो एटॉमिक गैस है, उसके लिए CP by CV लाओ। फिर रिजिड डाई एटॉमिक है, उसके लिए CP by CV लाओ। फिर नॉट रिजिड डाई एटॉमिक, उसके लिए CP by CV लाओ। ये पॉली एटॉमिक तो रह गया रे यार, पॉली एटॉमिक रह गया। पॉली एटॉमिक 3 लीनियर 3 रोटेशनल प्लस F वाइब्रेशंस, ये होता है उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। भाई कैमरा मैन ये पूरा कवर हो रहा है। अच्छा, कैमरा मैन नया बच्चा है तो मैं एक बार ट्राई खुद देखना चाहूँगा कि कैसा दिख रहा है स्क्रीन।
पूरा कवर हो रहा है कि नहीं बच्चा लोग? ये पूरा टेढ़ा वेढ़ा हो रहा है इधर उधर से, थोड़ा कैमरा अब सेट है, अब पूरा मामला सेट है। रुको बच्चों, कंप्लीट है। चलो अब ये स्टार्ट करूं उससे पहले ये C का एक फॉर्मूला देना भूल गया थर्मो में से आपको। C इज इक्वल्स टू dQ/dt, मतलब टेम्परेचर में dt जितना चेंज करना है तो रिक्वायर्ड हीट इतना होता है, पता है ना? अरे थर्मो पढ़ के आओ ना, तो नहीं पढ़ के आए फिर भी मैं सिखा रहा हूँ ना कि गैस का टेम्परेचर इतना चेंज करना है। मान लो -10 पे है आपका आइस कितने टेम्परेचर पे? -10 सेल्सियस। अब आप उसको 0 पे लाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा ना। हीट दोगे तो वो थोड़ा गर्म होकर 0 तक आएगा, तो वो जो रिक्वायर्ड हीट है ना उसको बोलते हैं C, dQ/dt उसका फॉर्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पर आप थर्मो में क्यों लिखते थे इसको, लेकिन यहाँ पर हम एनर्जी को U लिख रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे U ले सकते हैं, इसको dU/dt से कंसल्ट करेंगे, है ना? इसको भी पैक कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। बस अब इतना सारा बेसिक ज्ञान आपके हाथ में है तो अब ये लेक्चर आपकी मुट्ठी में है दोस्त, मजा आ जाएगा। 5-7 क्वेश्चंस कर डालूंगा आज के। चल देख, Cp/Cv फॉर मोनो एटॉमिक गैस। देखो भाई, C का फंडा क्या है? dU/dt, मतलब पहले अपने को U चाहिए ना, तो U ये रहा, उठा के ले आओ। चलो, इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस ये रहा, U इज इक्वल्स टू F/2 μRT। ठीक है, अब फॉर 1 मोल म्यू इज टेकिंग 1, म्यू को 1 कर दो तो ये क्या हो जाएगा? FRT/2 हो गया अपना U, इक्वेशन 1। अब U आ गया ना भैया, तो इधर लगा दे, डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन उसको टेक्निकली लिखना पड़ता है, उसके पॉइंट्स होते हैं, तो चलो टेक्निकली उसको लिखते हैं। लिखेंगे क्या कि टू चेंज द टेम्परेचर dt रिक्वायर्ड हीट इज dU/dt। ऐसा डायलॉग लगा के इस फॉर्मूले को थियरी में एंट्री करवाओ, सीधा नहीं करवाओ, ठीक है? चलो लिखता हूं डायलॉग। टू चेंज dt in temperature required heat is dU/dt and if it constant volume, यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करते हैं तो इसको CV बोल सकते हैं, CV। क्लियर? चलो अब CV इज इक्वल टू dU/dt। फाइनली ये फॉर्मूले को हम विथ रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ थर्मो चैप्टर में से उठा के यहाँ पे ले आए डायरेक्ट, है ना? अब चलो इस U को रिप्लेस करो। U को रिप्लेस करोगे आप, है वैल्यू U का? बिल्कुल है, ये रहा, दिख रहा है कैमरामैन? FRT/2, FRT/2 डन। अब कुछ नहीं, FR तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, FR/2 कांस्टेंट, d/dt ऑफ t, t का t के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया FR/2, ये हो गया आपका CV। ठीक है? अब यार ये मोनो एटॉमिक है तो F क्या ले लूँ? 3 ले लूँ ना, 3R/2, ये हो गया आपका CV। डन। अब क्या चाहिए अपने को? CP, क्योंकि CP/CV रेशियो के लिए CV तो ला दिया आपने 3R/2, वेयर इज CP? यार ये फॉर्मूला काम करेगा भैया, कहाँ काम करेगा? यहीं करेगा। चलो, नाउ CP minus CV is equals to R, that's why CP is equals to R plus CV। CV कितना है? 3R/2, 3R/2, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 5R/2, ये आ गया आपका CP। बोलो, है थियरी इजी? मिल गया ना आंसर एकदम? तो लगा दो इधर टाइटल, फाइनली CP/CV, CP/CV 5R/2, 3R/2 सब कैंसिल, 5/3 इट विल बी 1.67। सो CP/CV फॉर एटम मोनो एटॉमिक इज 1.67, जिसको हम गेमा भी बोलते हैं। अब थर्मो पूरा पढ़ाना शुरू कर दूं यहीं पे, तो यार
थर्मो पढ़ा है ना, तो गैमा बोलते हैं ना इसको। क्लियर? बोल कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 19? ये आया ना, बाकी के 3 क्वेश्चन फ्री में आएंगे। क्यों? अब हम क्या करने वाले, अब डाई एटमिक पे बात करेंगे। पूरा यही पैटर्न, यही थियरी, सिर्फ एफ क्या लेना है उधर 5। फिर हम डाई एटमिक नॉट रिजिड पे बात करेंगे, पूरा यही, सिर्फ एफ क्या लेना है 7। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, इसको 20 बोलता हूँ और यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन, डाई एटमिक। ओके, डाई एटमिक है तो यहाँ तक तो यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा आपका 5। लेकिन डाई एटमिक में बोलो कि इट रिजिड है, रिजिड रोटेटर, क्योंकि मैंने एफ क्या ले लिया है 5। ठीक है, हो गया सीधी। अरे चल आ जा दोस्त, यहाँ पे 5 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7, तो फिर ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या हो गया 5, तो क्या आ जाएगा 7/5। तो इसको सॉल्व करो, 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 20, 1.4। ले सॉल्व हो गया, बोल। बिना मेहनत के इसको बोलते आलसी टीचर, इसको बोलते लेजी टीचर। बिना मेहनत के क्वेश्चन 20 क्लियर, सिर्फ नंबरिंग चेंज किया। रुको, लेकिन इसको थोड़ा बाउंड्री करना पड़ेगा, ये सब इधर उधर मिक्स नहीं हो जाए आपका। हाँ, लेकिन आ रहा है ना मजा भाई तो यार। चलो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 21। उसमें क्या करूंगा, डाई एटमिक गैस नॉट रिजिड रोटेटर। तो नॉट रिजिड रोटेटर के लिए एफ क्या करना है अपने को 7। चल लगा दे इधर सीधा 7। यस, पूरा थियरी ऐसे लिखना है, यहाँ पे सिर्फ 7 करना है। तो यहाँ पे 7 करने से फ़र्क क्या पड़ेगा, 9 हो जाएगा ये। यस, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 7। तो 9/7। यस, अब 9/7 कितना होता है रे, 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 7 8 जा 1.28 होगा। बोल आया मजा? एक ही झटके में 3 थियरी क्लियर। तेरा इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स की रेंज में स्कूल एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो हमको सिर्फ ये एफ याद होने चाहिए और ये रहा पैटर्न। यस, है ना, इजी। अब पॉली एटमिक पे थोड़ा मेहनत है, क्योंकि उसमें एक अननोन टर्म है, तो उसको अच्छे से करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। चलो ओके बच्चा पार्टी, देखो अब पॉली एटमिक वाला मामला थोड़ा धांसू है। आराम से, धांसू मतलब है सब कुछ इजी, इसमें से ही कुछ ना कुछ सेटिंग होगा अपना। ये जो दिख रहा है ना इतना, उधर से ही कुछ सेटिंग होगा, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। पॉली एटमिक Cp/Cv फॉर पॉली एटमिक गैस। चला जा, पॉली एटमिक गैस में देखिए 3 3 प्लस एफ का क्या फंडा है, 3 + 3 + एफ क्या फंडा है। ये 3 टाइप का ट्रांसलेटरी मोशन करता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन करता है ना। ठीक है, अच्छा अब 3 टाइप का लीनियर मोशन करता है, तो मैक्सवेल का इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लॉ याद है ना अपने को, कि हर एक टाइप के इंडिपेंडेंट मोशन के लिए 1/2 kBt एनर्जी चाहिए। अब इसको 3 टाइप का इंडिपेंडेंट मोशन करना है, तो 1/2 kBt इसको कितनी बार चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए ना भैया। हाँ, तो इस टाइप का मोशन परफॉर्म करने को इसको कितना एनर्जी लगेगा, 3/2 kBt हो गया। अब फिर रोटेशनल, तो देखो डाई एटमिक था ना, वो रोटेशनल 2 ही कर पाता था। डाई एटमिक रोटेशनल 2 क्यों कर पाता था, समझो। जैसे देख ये रहा 3 एक्सिस, समझ, जैसे अपना डाई एटमिक मॉलिक्यूल यहाँ पर पड़ा है x एक्सिस पे, तो वो है ना इस y के अबाउट में यूँ घूमता है, तो एक टाइप का रोटेशनल हो गया। या फिर वो इस z के अबाउट में घूमेगा यूँ, ये z दिख रहा है ना, इस z के अबाउट में यूँ घूम सकता है यूँ। दूसरा हो गया, एक तो y के अबाउट में यूँ या z के अबाउट में यूँ, लेकिन खुद के अबाउट में कैसे घूमेगा, उसी एक्सिस पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, तो खुद के एक्सिस के अबाउट में घूम नहीं पाएगा। इसलिए 2, ये वाला रिस्ट्रिक्शन है। तो 2 टाइप का रोटेशनल मोशन डाई एटमिक में होता है, लेकिन पॉली एटमिक में 3 टाइप का होता है। स्ट्रक्चर 1 2 एंड 3, इधर इधर इधर, क्योंकि इसका सेंटर अलग जगह पे आ जाता है ना उस वक्त। हाँ, समझा कि नहीं। तो 3 टाइप का रोटेशनल होता है। तो
3 टाइप का रोटेशनल मोशन। अब एक टाइप का मोशन के लिए इसको चाहिए 1/2 kBt इंटू 3, सो इट इज ऑल्सो 3/2 kBt। डन। अब ये F टाइप का मोशन क्या फंडा है, ये वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन करेगा ना तो 2 बार एनर्जी मांगेगा कि ला भाई, क्यों? देख वाइब्रेशन में कौन सा एनर्जी होता है, तो वाइब्रेशन का एनर्जी ये होता है ना 12 mv² प्लस 12 ky²। ये हमने पिछले लेक्चर 7-8 में पढ़ा हुआ है कि वाइब्रेशन जब करता है मॉलिक्यूल तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, लाइक अ स्प्रिंग जैसा। अब इसमें यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो स्क्वायर्ड टर्म्स कितने हैं? स्क्वायर्ड टर्म्स 2 है, मतलब इसके लिए चाहिए 1/2 kBt उसको, इसके लिए चाहिए 1/2 kBt, मतलब पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए 2 टाइम्स उसको 1/2 kBt चाहिए। फॉर 1 वाइब्रेशन 1/2 kBt उसको कितनी बार चाहिए? 2 बार, तो इट इज़ फाइनली kBt। और कितना वाइब्रेशन कर रहा है? F जितना। एक वाइब्रेशन को इतना चाहिए तो कितना वाइब्रेशन करेगा ये? F, तो इंटू F। हाँ, तो ये होगा वाइब्रेशनल एनर्जी। समझे आप लोग? अब सर ये क्या कर, अरे रुक मैं बताता हूँ, देख क्या समझ में। आपको जो U एनर्जी का फॉर्मूला दिया था ना डायरेक्ट F/2 μRT, वो नहीं चलेगा, इस बार ये चलेगा। टोटल एनर्जी इतना इतना प्लस इतना। यस, चल देख, टोटल एनर्जी ये 3/2 kBt प्लस 3/2 kBt प्लस F kBt। हो गया क्लियर? अब kBt सारा कॉमन ले लो, 3/2 प्लस 3/2 प्लस F kBt कॉमन। डन। ये 3 6/2 3 हो गया ना, 3 प्लस F kBt। अब इस kB का कुछ करना पड़ेगा, RT लाना पड़ेगा यार। तो kB का हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, R/Na कर सकते हैं, R/Na कर सकते हैं, करते हैं कुछ। ओके, R का कुछ करते हैं। पहले अब ये समझो, ये जो 3 टाइप का मोशन कौन कर रहा है? एक मॉलिक्यूल को इतना एनर्जी चाहिए, इतना भी चाहिए और इतना भी चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल को ये सारा एनर्जी चाहिए, तो वो 3 टाइप का ट्रांसलेटरी, 3 टाइप का रोटेशनल और इतने टाइप का वाइब्रेशन कर पाएगा एक मॉलिक्यूल। बट वी आर नॉट कैलकुलेटिंग ऑन 1 मॉलिक्यूल, वी आर कैलकुलेटिंग ऑन 1 मोल। तो 1 मोल में तो ऐसे कितने होंगे? तुम सबको इतना एनर्जी देना पड़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे इंटू Na नहीं आएगा क्या? इंटू Na, समझ लो। अब ये सारा का सारा एनर्जी ना सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए। एक मॉलिक्यूल 3 बार ये करेगा, 3 बार ये करेगा और इतने बार ये करेगा, तो ये सारा मिला कि एक मॉलिक्यूल को मिला। अब यू हैव 1 मोल मॉलिक्यूल, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय Na। यस, तो यहाँ पे Na मल्टीप्लाई हो गया। देख आ गया R, कहाँ से आया? kB इंटू Na, किधर गया? ये रहा R। डन। तो ये हो गया टोटल एनर्जी। अब हमको क्या चाहिए? CV। तो ये रहा ना फॉर्मूला। चलो कैमरामैन थोड़ा कैमरा संभालना, इधर नीचे लिखूंगा मैं, आ जाओ। अब CV इज इक्वल्स टू du/dt, d/dt। U क्या लेना है? 3 प्लस F RT, 3 प्लस F और R तो आ गया बाहर। ये कुर्सी अपने आप नीचे क्यों जा रहा है भाई? हाँ, T का डेरिवेशन क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो गया अपना CV, हो गया CV। अब CP लाना है, तो ये रहा फॉर्मूला। चल भाई कैमरामैन, ये सब कवर हो रहा है ना भाई? चलो CP लाते हैं। CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। इधर कवर हो पा रहा है? हाँ, तो CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R। CV कितना आया अपना? 3 प्लस F इंटू R प्लस R। चलो ठीक है, 3R प्लस FR प्लस R, 3R प्लस 1R 4R, 4R प्लस FR, 4 प्लस F, R कॉमन ले ले भाई, ये हो गया तेरा CP। अब लास्ट CP CV का रेशियो। तो चलो नाउ CP CV, ये बिल्कुल वैसा ही थियरी था जो पिछला 3 किया अपन, लेकिन थोड़ा यहाँ पे ये एनर्जी वाला समझने का था, इसलिए अपन ने टाइम लिया इसके लिए, है ना। CP CV 4/F R/3 प्लस F R कैंसल, तो फाइनल आंसर इज 4 प्लस F/3
3 प्लस एफ एंड एफ स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, कितना वाइब्रेशन किया। यस, तो फाइनली भाई अपना टास्क कंप्लीट हुआ बच्चा पार्टी। आई होप कि आपको मजा आएगा लेक्चर में, है ना, दांसू लेक्चर। ये क्वेश्चन 22 हो रहा था या 23 हो रहा था, क्वेश्चन की नंबरिंग आप देख लेना, 22 हो रहा होगा या 21 हो रहा होगा, ठीक है, आप देख लेना बच्चा पार्टी। अब एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ये जो इतना क्वेश्चन पढ़ा ना, इन सबका एकदम निचोड़, मतलब क्या पढ़ा अभी अपन ने कि भाई मोनो एटमिक है तो उसके लिए अपन Cp/Cv क्या लाए थे, 1.67 लाए थे। रिजाइड के लिए क्या लाए थे, 1.4, और नॉट रिजाइड के लिए क्या आया था, 1.28 आया था कि नहीं। इसके लिए 3 क्वेश्चन किया था क्रैक। अब तीनों का एक कॉमन क्वेश्चन बनाते हैं और उसमें सिर्फ एफ रखने से नहीं ये सारा आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक, अरे गजब, देख तू, सिर्फ ये क्वेश्चन का टाइटल ये बनता है कि गेमा इज इक्वल्स टू Cp/Cv इन फॉर्म ऑफ एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन फॉर्म ऑफ एफ। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो अपना वही डायलॉग कि टोटल एनर्जी क्या होता है भैया, F/2 μRT फॉर 1 मोल म्यू इज इक्वल्स टू 1, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू F/2 RT हो गया। अब Cv क्या होगा, du/dt, ओके, d/dt FRT/2, डन ना, ठीक है। चल दोस्त, अब FR/2 ये बार आ गया और t से t का डेरिवेशन डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, ये हो गया अपना Cv, डन। अब Cp-Cv इज इक्वल टू R। थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन आपने देखे इजी थे, हाँ। सो नाउ योर Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। सो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। Cv मीन्स FR/2 प्लस R। सो 2 इज हियर, FR प्लस 2R/2, तो F प्लस 2/2 इंटू R, ये आ गया आपका Cp, डन। अब Cp/Cv, नाउ Cp/Cv, चलो आ जाओ, Cp/Cv F प्लस 2/2 इंटू R, और Cv क्या लाए थे अपन, FR/2, 2 से 2 गया, R से R गया, तो क्या रह जाता है, F प्लस 2/F। अब इस F को दोनों को अलग अलग कर दे, थोड़ा स्पीड में जा रहा है क्योंकि बच्चे जैसी पढ़ाई को टाइम नहीं देते, हाँ। Cp/Cv, कैमरामैन कवर हो रहा है ना यहाँ पे, ये कैंसिल कर दो, 1 प्लस 2/F, यस, इज इक्वल्स टू गेमा। आया फाइनली एक फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला इतना यूजफुल है कि तू सिर्फ F रखेगा ना तो तुझे तुरंत ये सारे आंसर फटाक से मिल जाएंगे। चल देख, एक टेस्ट करते हैं छोटा सा, हम मोनो एटमिक के लिए F को 3 लेके देखते हैं। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट 3 लेते हैं, चलो। Cp/Cv इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3, 3 1 3 और 2 5/3 आ गया ना, 1.67। बोल क्या बोलता है दोस्त, यस। ऐसे F5 लेकर भी तू इसको क्रॉस चेक कर सकता है, यही आंसर आएगा। F7 लेके भी कर सकता है, ये आंसर आएगा, यस। तो जितना भी ये थियरी पढ़ा है ना आपको सारा 4, उन सबका निचोड़ इस एक के अंदर आ गया है कि नहीं। चलो स्क्रीनशॉट तो ले लो अपना, अभी तो और 1-2 क्वेश्चन है। ओके बच्चा पार्टी, अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन 23 हो रहा था, मैं 24 नाम दे दिया। चलता है, नाम नंबरिंग से भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है ना, वो पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है, हाँ। अब देख, आज के लेक्चर का लास्ट डिस्कशन है। आई होप इतना लेक्चर तो मज़ा आया ही होगा। अब एक धांसू क्वेश्चन लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, मतलब पर्टिकुलर एक सॉलिड मटेरियल लेके आओ। कब से हम लोग गैस पे पढ़ाई कर रहे थे ना, अब सॉलिड मटेरियल लेके आओ और उसका ये सी ढूंढ के निकालो। कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम की बात ही नहीं है, बस ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी लेके आओ। उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, यू मतलब इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी आप लोग F/2 μRT लेते हो, बात ठीक हो, गैस के लिए डिस्कशन था। सॉलिड के लिए कुछ अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो इतना लीनियर मोशन या रोटेशनल मोशन या वाइब्रेशन ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है। सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने मिड पॉइंट के अबाउट में सिर्फ वाइब्रेट होता है, ऑसिलेट होता है, वो ऐसा लीनियर और रोटेशनल नहीं करता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट ले ले कोई भी यार, उसके अंदर ऐसे रोटेशनल कोई नहीं करता है कि नहीं। लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने मिड पॉइंट के अराउंड
ऑसिलेशन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, तो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन ही कंसीडर होता है सॉलिड्स में। हाँ, लेकिन एक वाइब्रेशन के लिए कितना एनर्जी चाहिए, केबीटी है। अभी तो बताया था कि वाइब्रेशन करने के लिए टोटल इतना एनर्जी चाहिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों, है ना। तो इसके लिए चाहिए हाफ केबीटी, इसके लिए भी चाहिए हाफ केबीटी। तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए ऐसा एनर्जी 2 बार चाहिए ना। हाँ, कैंसिल। तो एक वाइब्रेशन के लिए इतना एनर्जी चाहिए इन 1 डायमेंशन। वो ऐसे वाइब्रेशन करता है ना, देखो ये रहा उसका मिड पॉइंट, और यहाँ से यूँ एक वाइब्रेशन कंप्लीट, उसके लिए ये चाहिए इन 1 डायमेंशन। अब इस डायमेंशन में भी करेगा तो 1 मोर टाइम दिस, फिर इस डायमेंशन में भी करेगा तो 1 मोर टाइम, है कि नहीं। तो 3 टाइम्स ऐसा एनर्जी चाहिए उसको 3 डायमेंशनल वाइब्रेशन के लिए। सिर्फ वाइब्रेशन की ही बात हो रही है, सॉलिड है ये, गैस का मॉलिक्यूल नहीं कि इधर उधर घूमेगा, ना उधर चला ना इधर चला, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ अपने लेटाइस पॉइंट पे स्टेबल होते हैं और वहीं पे ऑसिलेशन करते हैं, सिर्फ दे परफॉर्म ओनली ऑसिलेशन। यस, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ फटाफट, फॉर 1 डायमेंशन 1 डायमेंशनल वाइब्रेशन, वो तू लिख देना कि मिड पॉइंट के अबाउट में वाइब्रेशन करते रहते और 1 डायमेंशनल वाइब्रेशन के लिए 2 टाइम्स इतना एनर्जी चाहिए। इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, तो 2 बार हो गया। हाँ, 2 कैंसिल। सो दे नीड केबीटी। ओके, इतना एनर्जी उनको चाहिए। लेकिन फॉर 3 डायमेंशनल दे रिक्वायर्ड 3 टाइम्स ऑफ केबीटी। क्लियर? ओके, चल, ये उसका आ गया टोटल एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ केबीटी। अब ये एक मॉलिक्यूल की बात हो गई, एक मॉलिक्यूल को इतना एनर्जी चाहिए, तो तू एक मॉलिक्यूल पे एक्सपेरिमेंट होगा नहीं, 1 मोल पे करते हैं। मान लो 1 मोल है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल निकाल के देखेगा ना, तो उसका 3 डायमेंशनल वाइब्रेशन के लिए इतना एनर्जी मांगता है वो। लेकिन अपने को तो पूरा 1 मोल लेके जाना है, तो 1 मोल में तो Na जितना एटम्स, Na जितना मॉलिक्यूल्स होगा। हाँ, तो लिख दे, फॉर 1 मोल फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू 3 kBT into Na. Now kB into Na means R, so it is 3RT. yes, ये एनर्जी आता है उसका। अब ये एनर्जी को इस फॉर्मूले में रख और सी ले ले अपना, बिल्कुल इजी है। बोला तो था, 2-4 मिनट में लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। चला जा भाई, थोड़ा स्पीड पकड़ लिया सर ने, लेकिन पकड़ना पड़ता है रे, बड़ा बच्चा हो आप लोग, छोटी छोटी बातों को 2-2 घंटे थोड़ी खींच सकता हूँ। यू कहाँ है अपना, ये रहा 3RT। 3R आ गया बाहर, T से T का डिफ्रेंशिएशन 1, ये हो गया C। अब आप R का वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो 8.314, ये हो गया आंसर। बोलो क्या बोलते हो? 2 मार्क्स की रेंज में अच्छा क्वेश्चन है ये कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। क्वेश्चन में अलग क्या था, हम पिछले 2 लेक्चर से मॉलिक्यूल के सारे मोशन पे बात करते हैं कि मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल ट्रांसलेटरी मोशन करेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा, फिर 2 टाइप का रोटेशन करेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन भी करेगा, ये सब बातें करते थे। लेकिन आज सॉलिड पे ये बातें ही नहीं की। सॉलिड पे एक ही चीज़ को ध्यान में रखा कि अपने मिड पॉइंट के अबाउट में सिर्फ वाइब्रेशन करता है, तो सिर्फ वाइब्रेशन पर ही बात की हमने। वाइब्रेशन के लिए जरूरी एनर्जी ये रही। अब मान लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, मान लो इस क्वेश्चन में से सॉलिड को हटा के वाटर ले आऊँ तो, अरे साहब क्या साहब, थोड़ा सोच, दिमाग लगा, ऐसी थोड़ी साइंस क्लियर होता है भैया। मान लो इधर वाटर की बात की जाए तो वाटर का भी एक मॉलिक्यूल हम सॉलिड जैसा मान लेते हैं कि वाटर भी गैस नहीं है ना, सॉलिड मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो वो भी वाइब्रेशन इतना ही करेगा। लेकिन ये एक एटम का कैलकुलेशन था। अब वाटर में क्या होता है, H2O, HHO, 3 एटम्स होता है, तो पूरा एक मॉलिक्यूल 3 एटम से बनता है। अब इस एटम को इतना चाहिए, इस वाले एटम को भी इतना ही चाहिए और इसको भी इतना ही चाहिए, तो इंटू 3 हो जाएगा ना यहाँ पे, इंटू 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 9 9 9। सर वाटर में जल्दबाजी की है? कोई जल्दबाजी नहीं किया, बहुत कॉमन सेंस की बात है। इससे पहले जो एग्जाम्पल दिया था आपको वो सॉलिड के मोनो एटमिक मॉलिक्यूल का था कि जिसमें एक ही एटम हो, उसकी बात कर रहे थे। लेकिन इस बार पानी की बात करें हम, तो पानी में तो भाई 3 एटम बैठा है यार, तो ये एनर्जी 3 बार मांगेगा वो। एक एटम बोलेगा कि ला भाई मेरे को 3 kBT दे दे, दूसरा बोलेगा मेरे को भी 3 kBT दे, तीसरा बोलेगा मेरे को भी मांगता है, तो 3 × 3 9 टाइम देना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये एक
मॉलिक्यूल के लिए, फिर N2Na, क्लियर ना? अगर वो मज़ा आया, अच्छा लगा, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। अगला लेक्चर इससे भी धांसू लेने वाला हूँ, है ना? बाय।